नमस्कार, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम बात करेंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन रहा, कौन सी अहम खबरें आई थी दिन के दौरान, और साथ ही मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज थी वीकली एक्सपायरी और शानदार लेवल्स पर आज क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ करीब 150 अंक ऊपर 16,132 के पास क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी में भी करीब 600 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। तो आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा, कौन से सेक्टर्स में तेजी थी, ये सब समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में शुरुआत से ही सुबह से ही एक पॉजिटिव बायस था, क्योंकि ऑन बेसिस द ग्लोबल क्यूज क्रूड सॉफ्ट हुआ, $100 के नीचे हुआ और इसके बाद हमने एक गैप अप देखा। बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन लास्ट 1 आवर में, लास्ट आवर 45 मिनट्स में जिस तरह की कमोडिटीज से आई, मेटल पैक से आई, हिंडाल्को, वेदांता, एल्यूमिनियम पैक से आई, क्योंकि वहाँ एक न्यूज आई कि चाइना के जो एक सरप्लस चाइना एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर रहा है अपनी इकोनॉमी के लिए, और उसके चलते आप मेटल्स लॉन्ग का ट्रेड बिल्कुल क्लियरली बाजार पर आपको लास्ट हाफ एन आवर में दिखाई दिया। अगर आप पिछली हाफ एन आवर 45 मिनट्स की तेजी के जो काउंटर्स की बात करेंगे, उसमें आपको मेजरली स्टील काउंटर्स या फिर एल्यूमिनियम काउंटर्स दिखाई देंगे। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में आपके टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स आज के दिन में रहे, और यही हाल आपको मिड कैप में भी, एफएनओ स्टॉक्स में भी देखने को मिला। खैर, कुछ और काउंटर्स की भी बात करते हैं जो निफ्टी पर आज क्लियरली जिन पर पॉजिटिव बायस था। उनमें से एक था टाइटन, अच्छा बिजनेस अपडेट, और उसके बाद हमने देखा टाइटन में एक अच्छी मूव, और ये मूव सस्टेन ही नहीं हुई, एक्सेल भी हुई। वन ऑफ द टॉप गेनर ऑफ निफ्टी वाज टाइटन आज के लिए। इसके अलावा टाटा मोटर्स, यूपीएल, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव बायस हुआ, लॉन्ग ट्रेड्स भी इनिशिएट हुए। मिड कैप स्पेस की अगर आप बात करें तो वहाँ पर कुछ बैंक्स ने भी आज बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, पूरी तरह से बाजार को सारे सेक्टर से सहारा दिया, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो मेटल्स हो, ऑटो हो, या फिर एफएमसीजी से तो खैर इतने बड़े ट्रिगर्स निकल कर नहीं आए। एक प्रॉफिट बुकिंग टिपिकली आपको देखने को मिली। फार्मा स्पेस भी ऑन द बैक फुट था। रिलायंस ने हालांकि बाजार को सहारा नहीं दिया, उसके बावजूद भी इन सब स्पेसेस से आप देखेंगे कि 150 पॉइंट की तेजी है जिस क्लोजिंग के साथ इस वक्त निफ्टी जा रहा है। सो पीएसयू बैंक्स की बात हो, प्राइवेट स्पेस बैंक्स की हो, अच्छा कंट्रीब्यूशन हो। मिड कैप स्पेस में भी आपको पीएसयू बैंक्स लाइक कैनरा बैंक हो, बीओबी हो, एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस इन स्पेस ने दिखाई। एनबीएफसी फाइनेंस काउंटर्स वो अच्छी खासी अप मूव पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं उन्हें। जितने भी क्रूड इम्पैक्ट होने वाले सेक्टर्स थे, चाहे पेंट हो, टायर स्टॉक्स हो, लुब्रिकेंट स्टॉक्स हो, उनमें आपने एक मूव आज के दिन भी देखी। सेक्टर्स में अगर आप कहें सेक्टर वाइज बात करें तो सारे सेक्टर्स की हालांकि अच्छी मूव थी, लेकिन रियल एस्टेट स्पेक्स की आप बात करें, पूरा सेक्टर वाइब्रेंट था। यहाँ पर भी शोभा डेवलपर्स के नंबर आए, Q1 का अपडेट दिया उन्होंने, फिनिक्स ने अपनी सेल्स फिगर्स शेयर किए, और उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक्स लाइक एनबीसीसी, शोभा, फिनिक्स, डीएलएफ और गोदरेज चल रहे थे पहले, वहां पर भी अच्छी मूव्स देखने को मिली। और दूसरा एक सेक्टर जो यहाँ क्लियरली हाईलाइट करना चाहेंगे वो मेटल पैक था, जो लास्ट आवर में जिस रन अप के साथ चला। तो इस वक्त अच्छे बायस के साथ बाजार बंद हुआ है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। देखना है ग्लोबली ओवरनाइट क्या क्यूज बाजार लेकर कल आता है, लेकिन बायस आपको इस वक्त ऊपर का ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आगे भी एक तेजी का ही रुझान नजर आ रहा है। ग्लोबली भी जो टेंशन है वो बनी हुई है, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे वहां पर भी थोड़ा ईज ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में नरमी आई है, और आज हमने आखिरी कुछ घंटों में देखा कि मेटल शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली, जिसमें कि बाजार को सपोर्ट भी मिला, और आज टॉप गेनर था मेटल इंडेक्स। लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि मेटल शेयरों में जो तेजी आई थी उसके पीछे की वजह क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मेटल्स की कीमतों में हमने देखा कि एक तेजी देखने को मिल रही थी। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं ये समझ लेते हैं, और विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। विष्णु बताइए। ये बेस मेटल्स में आज बहुत अच्छी शानदार रिकवरी दिख रही है। एलएमए की बात करें तो वहाँ पर भी 3 से 4% तक की तेजी अक्रॉस द मेटल में दिख रही है। कॉपर, जिंक, लेड हो या फिर निकेल हो, सभी काउंटर्स में अच्छी तेजी दिख रही है, और घरेलू बाजार में भी इसका फायदा मिल रहा है, और यहाँ पर भी अच्छी तेजी मिल रही है। एक तो भाव कम थे, उससे निचले स्तर पर खरीदारी दिख रही है। दूसरी तरफ चीन से खबर ये आ रही है कि वहाँ पर $220 बिलियन के अनप्रेसिडेंटेड बॉन्ड सेल की योजना वहाँ उस पर विचार किया जा रहा है। उसका फायदा, उस राहत पैकेज का फ़ायदा यहाँ पर लग रहा है कि वहाँ आने वाले समय में मिल सकता है मेटल कंपनियों को, और मेटल की डिमांड वहाँ पर बढ़ेगी। इकोनॉमी के लिए जो $220 बिलियन के जो राहत पैकेज का जो विचार है वो अगर
आता है तो पूरी चाइना की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, और यही वजह है कि पूरे ही बेस मेटल्स काउंटर्स में तेज़ी है। और बेस मेटल्स ही नहीं, बेस मेटल्स का जो फ़ायदा है यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड को भी मिल रहा है, क्योंकि सिल्वर 50% मेटल और 50% प्रेशियस मेटल्स की तरह होता है। तो चांदी में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी निचले पर खरीदारी देखने को मिल रही है। क्रूड भी जो अभी तक सुस्त बैठा हुआ था, 2 दिनों में काफ़ी कमज़ोर हो गया था, 10 से 12% कमज़ोर हो चुका था, वहाँ पर भी अब खरीदारी लौट रही है। और लग रहा है एक बड़ी इकोनॉमी में अगर राहत पैकेज आते हैं इस लेवल के तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। इस वजह से मेटल, क्रूड और गोल्ड और सिल्वर चौतरफा यहाँ पर नॉन एग्री मार्केट में अच्छी तेज़ी है और अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। तो नॉन एग्री स्पेस में ही हमने देखा कि अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है। सोने, चांदी, बेस मेटल्स, इनफैक्ट क्रूड में भी निचले स्तरों से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और इसी का असर आज हमने देखा मेटल शेयरों पर भी था और मेटल इंडेक्स में करीब 3% से ज़्यादा की तेज़ी आज के दिन देखी गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है आपको एक बार ये भी सुनवा देते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड के CIO राहुल सिंह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि कमोडिटी कीमतों में कमी भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। उनके मुताबिक बैंकिंग और कैपिटल गुड्स में निवेश के बेहतर मौके नजर आ रहे हैं। जो इंडिया की जो सिचुएशन है वो कमोडिटी पे काफी निर्भर करती है कि कमोडिटी प्राइसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, और अगर कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होते हैं और माइल्ड रिसेशन की एक सिनेरियो बनती है तो वो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। और यही जो चीज है ये मार्केट में अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। मार्केट में इसी को लेके थोड़ी जो एक बोलते हैं रिलीफ एक तरीके से आ रही है। अब हमें देखना ये होगा कि वर्ल्ड में जो रिसेशन की जो बात चल रही है वो कितनी बड़ी रिसेशन हो सकती है, कितना बड़ा स्लो डाउन हो सकता है। क्योंकि अगर बहुत डीप रिसेशन हुई तो हमारी मार्केट्स भी उसको होल्ड नहीं कर पाएंगी। लेकिन हाँ, अगर माइल्ड रिसेशन हुआ, फेडरल रिजर्व ने एक सॉफ्ट लैंडिंग क्रिएट कर दी जहां धीरे धीरे स्लो डाउन होता है, इन्फ्लेशन किल होता है, तो वो मार्केट्स के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होगा। और वही थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है आज के दिन मार्केट में। तो इंडिया के लिए मैं बोलूंगा कि कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होना इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। भले ही इंडियन कमोडिटी स्टॉक्स उसकी वजह से भी हिट होंगे, लेकिन ओवरऑल मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंडिया के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। फंडामेंटली जो बैंकिंग सेक्टर पे रिस्क थे कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही है, इंटरेस्ट मार्जिन्स पे प्रेशर है क्योंकि RBI रेट नहीं इंक्रीज कर रही थी, रेपो रेट, और तीसरी बात जो फिनटेक से डिसरप्शन का रिस्क था बैंकिंग सेक्टर में, ये तीनों चीजें जो हैं पिछले 6 महीने में इन तीनों चीजों का रिस्क कम हो गया है और क्रेडिट ग्रोथ भी वापस आ गई है जैसा कि मैंने बोला। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम ऑलरेडी हमारा एक्सपोजर हाई था और वहाँ पे इंक्रीमेंटली वहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को ऐड किया है। और दूसरी जो हम सेगमेंट जिस पे पॉजिटिव हैं वो है कैपिटल गुड, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ हद तक कैपेक्स साइकिल जो है, कैपेक्स साइकिल की एक शुरुआत हो गई है। 2-3 कारणों से, रिन्यूएबल हो गया, PLI हो गया, कुछ जो फॉसिल फ्यूल नॉन ESG कंप्लायंट सेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं उनमें भी कैपेक्स रिवाइवल हो रहा है। तो ये सब मिला जुला के एक छोटी मोटी एक वेव जो है कैपेक्स की शुरू हो गई है। और इसमें जो लिस्टेड कंपनी जो अच्छे पोजीशन हैं और जिन्हें फायदा हो रहा है वो कंपनीज में भी हमें काफी ट्रैक्शन दिख रहा है बिजनेस में। एंड पिछले 8-10 साल में हम कैपेक्स साइकिल रिवाइवल की बात करते थे, बट रिवाइवल अभी तक नहीं हुई थी। अब जो है वो रिवाइवल की छोटी मोटी साइंस दिख रही हैं और साइंस बहुत पॉजिटिव है। और ये जो है ये मुझे लगता है कि एक बड़ा थीम बन सकता है आगे जाके। अब शुरू होने वाले हैं पहली तिमाही के नतीजों का सिलसिला और शुरुआत हो रही है TCS के नतीजे। कल TCS के नंबर्स आएंगे और नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शरद बताइए TCS के नंबर्स से क्या उम्मीदें हैं? भारत का सबसे बड़ा IT कंपनी TCS के जो
पहले तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं और जो ब्रोकरेजेस का मानना है कि टॉप लाइन ग्रोथ में जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलेगी और डिमांड कमेंट्री और मार्जिन्स पे जो है मेन फोकस रहने वाला है। स्टॉक लगभग 15% इस साल गिर चुका है और अगर निफ्टी IT इंडेक्स की बात करें तो 30% गिरावट वहाँ पे भी देखने मिला है। स्टॉक की वैल्यूएशंस में भी करेक्शन हुई और ऑलमोस्ट अभी 28 गुना उनके FY23 पी के आंकड़ों में चल रही है। CC ग्रोथ की बात करें तो लगभग 3.7% का जो है ग्रोथ का अनुमान है और वहीं पे जो है मार्जिन्स पे लगभग 140 बेसिस पॉइंट्स का जो दबाव देखने मिल सकता है। आगे जाते हुए जो ग्रोथ है वो ओवरऑल जो है ब्रॉड बेस्ड रहने वाली है अक्रॉस द वर्टिकल्स, लेकिन जो यूएस की जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स है वो लगभग 185 to 200 बेसिस पॉइंट्स तक जो है दिख सकती है। वेज हाइक, ट्रैवल कॉस्ट, सप्लाई साइड, इसके कारण जो है ऑफसेट होगी आपकी रूपी डिप्रिसिएशन से और जो TCV ग्रोथ है, जो डील साइज़ की ग्रोथ है वो लगभग 11 से लेकर 23% तक का अनुमान है ब्रोकरेजेस का। निवेशकों को दो तीन अहम चीज़ पे फोकस करने चाहिए। सबसे पहला ऑफ कोर्स रहेगा कि कोई रिसेशन फेज जो आ रहे हैं यूएस में वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो डील साइनिंग पे इम्पैक्ट पड़ सकती है। उसके अलावा लार्ज डील मोमेंटम भी इसमें कैसे देखने मिल रही है, स्पेशली कंसोलिडेशन हो रही है अभी। उसके अलावा एट्रिशन रेट, उसमें क्या चेंज इन प्लान्स हुई है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्शंस पे निवेशकों को भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये था TCS के नतीजों से अनुमान और कमेंट्री किस तरह की आती है मैनेजमेंट की तरफ से, यहाँ पर नजर आएगी। सभी सेगमेंट में इनकी ग्रोथ देखने की उम्मीद है, लेकिन यूएस मार्केट के लिए किस तरह के कमेंट्स आते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना इस बार के नतीजों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज हमने देखा कि दिन भर जो क्वार्टरली अपडेट जारी कर रही हैं कंपनियाँ, उसका भी रिएक्शन बाजार में देखा गया है और इसके चलते टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स कंपनियां, बड़ी दिग्गज ज्वेलर्स कंपनियों के भी जो क्वार्टरली अपडेट आए हैं उसके चलते भी आज हम यहां पर तेजी देख रहे थे। तो क्या कुछ निकल कर आया इस क्वार्टरली अपडेट में, ये समझ लेते हैं और विनी के पास है पूरी डिटेल्स। विनी बताइए, टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स इन दोनों के ही क्वार्टरली अपडेट कैसे रहे? टाइटन ने अपने Q1 FY23 के ऑपरेशनल अपडेट दिए है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल अपडेट आ रही है। मेनली ज्वेलरी बिजनेस जो उनका है काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, वहाँ पे 207% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सपोर्ट की क्योंकि लो बेस था लास्ट टाइम। उसके अलावा स्टेबिलिटी, गोल्ड प्राइस में काफ़ी वॉलेटिलिटी नहीं थी, स्टेबल था गोल्ड प्राइस काफ़ी हद तक, तो उसकी वजह से भी ये सपोर्ट करता है ओवरऑल टाइटन के ग्रोथ को ज्वेलरी बिजनेस के। और ऑस्पिशियस सीजन था, वहाँ पे फेस्टिव सीजन था, अक्षय तृतीया मेन फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ उन्होंने उसकी वजह से भी देखी है। उसके अलावा उनके वॉक इन कस्टमर्स जो थे ज्वेलरी बिजनेस में वो इम्प्रूव हुए हैं, वहाँ पे उनकी नए बायर्स जो थे वो भी इंक्रीज हुए इन लाइन विद रेवेन्यू। और ओवरऑल प्लेन गोल्ड जो ज्वेलरी है वो भी 3 टाइम्स उनकी सेल्स जो हुई है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। उसके अलावा देखिए वॉचेस और वेरेबल सेगमेंट, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है, 2.6 टाइम्स की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मेनली उनकी जो वेडिंग सीजन आई थी अप्रैल में महीनों में, वहाँ पे उन्होंने ये ग्रोथ सपोर्ट की है वॉचेस और वेरेबल बिजनेस को। और आईवेयर सेगमेंट में भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ देखी है, 176% ग्रोथ ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। कमेंट्री जो आ रही है मैनेजमेंट से उनके ऑपरेशनल अपडेट में वो है कि FY23 पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट, स्पेशली उनकी जो स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स है वो बात से वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे थे टाइटन के अपडेट। और सिमिलरली कल्याण ज्वेलर्स की भी अपडेट काफ़ी अच्छी आई हुई है, 105% ग्रोथ, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम ऑपरेशनल अपडेट में दिखी हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और मेनली जो इंडिया बिजनेस की ग्रोथ है वो है 115% की रेवेन्यू ग्रोथ। उसके अलावा वो मैनेजमेंट हाईलाइट कर रहे हैं कि जो शिफ्ट हो रही है डिमांड अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो एक फैक्टर प्ले कर रहा है कल्याण ज्वेलर्स के लिए। और उनकी मार्जिन्स में है ओवरऑल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि स्टडेड मिक्स इंप्रूव हुई है, पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है वहाँ पे थोड़ी फ्लैटिश लग रही है मार्जिन्स, तो वो एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। अदरवाइज उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनल और इंडिया बिजनेस में, तो दोनों की अच्छी परफॉर्मेंसेज है ये टाइम Q1 FY23 में। चलिए अब फोकस करते हैं ऑटो स्पेस पर। और ऑटो शेयरों में इस साल हमने देखा ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। ऑटो इंडेक्स ने निफ्टी से भी बेहतर प्रदर्शन किया है, इसकी क्या वजह है? डिटेल्स के लिए चलते हैं सृष्टि के पास। सृष्टि बताइए। तो ऑटो शेयरों में हम कई समय से रफ्तार देख रहे थे और आज ऑटो इंडेक्स की बात करें तो नए उच्चतम स्तर पे एक लाइफ टाइम हाई पे हमने उसे जाते हुए देखा है। लगातार कई दिनों से ही हमें उसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, पर आज देखें तो 52 हफ्तों की ऊंचाई तो नहीं, लाइफ टाइम हाई यानी 2017 में जिस तरीके का लेवल्स हमने
ऑटो इंडेक्स में देखा था, आज उसके भी ऊपर निकलता हुआ नजर आया है। और इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो YTD रिटर्न्स जो हैं इसके करीब 10% से ज़्यादा के हैं। इस पूरे ऑटो पैक की तेज़ी को सबसे ज़्यादा लीड किसने किया है गेनर्स के टर्म्स में? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, और साथ ही इसके अलावा देखें तो TVS मोटर्स, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी। तो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल ही नहीं, आप देख रहे हैं कि टू व्हीलर और साथ ही कमर्शियल व्हीकल से भी सेगमेंट से भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की जो वजहें हैं वो काफ़ी साफ हैं। हमने देखा है कि मेटल्स और कमोडिटीज़ में स्पेसिफिकली अब वो बेयर मार्केट में भी जा चुकी है। उसके इंडेक्स की बात करें तो 52 हफ्तों की ऊंचाई से लेकर अब तक कई सारी कमोडिटीज़ में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आप अगर देखें स्टील प्राइसेस, आपने अगर तेल की भी प्राइसेस देखें तो वो भी कम होते हुए नजर आए हैं। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में तो वो कैप ही है, पर इंटरनेशनल मार्केट में भी ब्रेंट क्रूड के कमी होने से जितना भी ओवरसीज एक्सपोजर है उसको कहीं ना कहीं सहारा मिलता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर की दिक्कतें थी ऑटो इंडस्ट्री के लिए, वो धीरे धीरे करके जो है हटती हुई नज़र आ रही है। वो सारी ही कंपनीज ऐसा अंदेशा दे रही हैं और डिमांड सभी सेगमेंट्स में काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। आप अच्छे मॉनसून के चलते देखिए ट्रैक्टर बिक्री को सहारा मिल रहा है। साथ ही पैसेंजर व्हीकल में जो नई गाड़ियों के लॉन्च भी हैं, ज़बरदस्त उनकी वेटिंग पीरियड्स भी हैं। इससे हम लगा सकते हैं अनुमान के कितना ज़्यादा रुझान जो है कस्टमर्स का नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए है। इसके अलावा टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो वो भी अपने निचले स्तरों से काफ़ी रिकवर करता हुआ नजर आया है। रूरल डिमांड पिकअप होती हुई दिख रही है और कमर्शियल व्हीकल बिक्री के आंकड़े महीने दर महीने हम देखते हैं कि वो जो है काफ़ी मजबूत होते हुए जा रहे हैं। तो ये सभी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑटो इंडेक्स को और ऑटो कंपनीज को सहारा दे रहे हैं और आज हमने उसे न्यू लाइफ टाइम हाई पे जाते हुए भी देखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एक और खबर पर। टाटा केमिकल्स भी आज फोकस में था और वजह यह है कि मई के ऊंचाई करीब 23% तक ये स्टॉक टूट चुका है कंपनी का। इस कंपनी का AGM हुआ था जिसमें कि उनका कहना है कि EV के लिए बैटरी प्लांट लगाने की कोई योजना नहीं है। और क्या नए अपडेट्स आए हैं इस AGM के जरिए, बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। फोकस में रहेगी टाटा केमिकल्स। स्टॉक जो है अपने मई की हाई से लगभग 23% का गिरावट देख चुकी है, लेकिन आज जो है वॉल्यूम्स लगभग 7 गुना बढ़ चुके हैं उनके 20 दिन के एवरेज से। उनकी AGM कल हुई थी और वहाँ उनके जो चेयरपर्सन है पूरे ग्रुप के, टाटा ग्रुप के, N चंद्रशेखरन, उन्होंने कहा कि कंपनी जो है एक नई बैटरी प्लांट सेटअप नहीं करेगी आपकी EV स्पेस के लिए। और दूसरा बात है कि कंपनी जो है उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस पे उस पर फोकस करने वाली है। कैपेक्स प्लान्स लगभग 5,000 करोड़ का लाइंड अप है। हालांकि जो ग्रुप कंपनीज है स्पेशली टाटा मोटर्स, उनको जो है EV स्पेस के लिए जो लिथियम कार्बोनेट की जो सप्लाई है या उसकी जो इम्पॉर्टेंट हेल्प है वो कंपनी देते रहेगी। और याद रखिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके EV सेक्टर के लिए, लिथियम कार्बोनेट। और आखिर जो है कंपनी ने कहा कि उनकी फिलॉसफी जो है 3S फिलॉसफी, सिंप्लीफिकेशन, सिनर्जी और स्केल पे फोकस करने वाली है। अगर पहले तिमाही के जो एक्सपेक्टेशंस बताई कंपनी के, तो यहाँ पे जो है उनकी जो सोडा ऐश सेगमेंट है वहाँ पे एक रिस्क रहने वाली है डिमांड में भी और मार्जिन्स में भी, क्योंकि जो है ओवरऑल ग्लोबल स्लोडाउन देखने मिला है आपके डिमांड का और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के कारण। और ये जो इम्पैक्ट है ग्रॉस मार्जिन्स का, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगभग 530 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हमने एनालिस्ट स्टेक भी जो है निकाली स्टॉक की, लगभग 75% एनालिस्ट का यहाँ पे बाई रेटिंग लगा है। और अगर देखा जाए तो 12 महीने के जो टारगेट प्राइस है वो 1000 रुपीज़ पर शेयर है। इसका मतलब जिसको रिटर्न पोटेंशियल करंट मार्केट प्राइस से लगभग 36% का होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थी टाटा केमिकल से जुड़ी डिटेल्स। अब इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।